नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, खबर सबसे बड़ी तो आ रही है संसद से, और अब ये आपको पता लगेगा कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो लड़ाई थी ये अब कहां तक पहुंच गई है। पहुंच गई स्पीकर की कुर्सी तक। संसद के बजट सत्र का 9वां दिन है और आज भी हंगामा ही हुआ। इस बीच अब विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जी हां, बताया जा रहा है कि विपक्ष 8 सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग कर रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, इसको भी मुद्दा बनाया है कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा। तस्वीरें आप देख लीजिए, जेब में हाथ डाले घूम रहे हैं राहुल गांधी, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जो 8 सांसद सस्पेंड हुए हैं, फौरी तौर पर तो मामला वो है, लेकिन पीछे की बड़ी वजह तो यही है ना कि राहुल गांधी नहीं बोल पाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि मैं अपना एतराज दर्ज करा रहा हूं आपसे कि आपने सरकार के दबाव में आकर मुझे नहीं बोलने दिया। अंदर की आप तस्वीरें देख लीजिए, आज भी हुल्ला हंगामा यही दिखाई देता रहा पार्लियामेंट के अंदर। तो यह है अभी तक की स्थिति, और अब तैयारी यह बताई जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया जाएगा। क्या किया ओम बिरला ने? ओम बिरला ने यह किया कि जब राहुल गांधी खड़े हुए पिछले हफ्ते बोलने के लिए, तो वो उस किताब से कोट करने लगे, आर्मी चीफ की किताब से, जो अभी तक छपी नहीं थी। प्रोटेस्ट हुआ, रक्षा मंत्री ने कहा यह किताब प्रकाशित नहीं है, आप ऐसे सोर्स से कोट नहीं कर सकते। स्पीकर ने नियमावली बता दी, कहा हाँ ये नियम कहता है, आप नहीं बोल सकते हैं। ये 3 दिन लगातार राहुल गांधी ने प्रयास किया ऐसे ही वही चीज बोलने का, जिद पर आकर के नहीं बोलने दिया गया। ऐसा नहीं था कि उनको बोलने का और मौका नहीं दिया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि आप आगे बढ़िए, आप राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उस पर बोलिए। लेकिन राहुल गांधी जिद पर थे कि मैं बोलूंगा तो यहीं से शुरू करूंगा, इसलिए वो नहीं बोल पाए। तो फिर उसके बाद इतना हंगामा बढ़ गया, आपने देखा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव भी किया गया कांग्रेस पार्टी के सांसदों के द्वारा। और उसमें भी जब यह आरोप स्पीकर ने खुद लगाया कि मैंने प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर ना आने के लिए कहा था क्योंकि कुछ अप्रत्याशित घटना हो जाती। अब इतना सब हो जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी बजाय विड्रॉ करने के इस मामले को और बढ़ा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि अब हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ने वाली है हमारे साथ। जुड़े तो बताइएगा जरा कि क्या कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। मैं तब तक आपको कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, बड़े नेता हैं और वही विपक्ष बार बार बचाव में खड़े हो रहे थे राहुल गांधी के लोकसभा के अंदर जब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, सुनते हैं। Leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Wait for actions. तो ये केसी वेणुगोपाल सीधा जो है आरोप लगा रहे हैं स्पीकर के ऊपर कि स्पीकर ने बोलने भी नहीं दिया। स्पीकर जो है हम पर आरोप लगाते हैं, हमारी महिला सांसदों पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कुर्सी को घेरा हुआ था प्रधानमंत्री की। ये तो सच्चाई है, ये तो तस्वीरों में दिख रही है। तो इसमें गलत क्या किया स्पीकर ने? तो वो कहा जो उनको दिखा या जो जानकारी उन तक आई थी। अब क्या वाकई में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? मैं आपको समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की बात सुना देता हूं। ऑपोजिशन क्या इसमें साथ देगा कांग्रेस पार्टी का? आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। डिंपल जी भी कह रही है हाँ, पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो साथ देगा कांग्रेस पार्टी का। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तैयारी पूरी है? बिल्कुल सौरभ, विपक्ष की तैयारी पूरी है और बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बजट सेशन के सेकंड हाफ में जो है
ये इन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि कोई और चारा उनके पास नहीं बचा था और मोटा मोटी 4 चीजें हैं। पहला कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। दूसरा, जिस तरह के आरोप चेयर की तरफ से महिला सांसदों के खिलाफ लगाए गए, जिसको लेकर के महिला सांसदों ने चिट्ठी भी लिखी है लोकसभा स्पीकर को। इसके अलावा जो पार्लियामेंट जो सत्ताधारी दल है, ट्रेजरी बेंचेस के जो एमपीज हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाता है। ज्यादा तरजीह जो है इन सांसदों को दी जाती है। तो मोटा मोटी ये 3 ग्राउंड्स हैं जिनको लेकर के विपक्षी सांसद जो है मोस्ट प्रॉब्ली बजट सेशन के सेकेंड हाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। नंबर के लिहाज से भले ही आंकड़ों का गणित विपक्ष के साथ ना हो, लेकिन एक बात, एक नैरेटिव जो विपक्ष सेट करना चाहता है कि कैसे विपक्ष की आवाज को जो अब है। मुझे विजयलक्ष्मी आपसे जानना एक और चीज ये है, इसमें कांग्रेस के अलावा कितनी पार्टियां साथ दे रही हैं? देखिए, जो कांग्रेस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं सौरभ के, उनका कहना है कि मोटा मोटी इंडिया ब्लॉक की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हैं। उसमें फिर चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पूरा इंडिया ब्लॉक उनके साथ ऑन बोर्ड है। और आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में सुबह तमाम विपक्षी सांसदों की बैठक हुई, उस बैठक में ही इस पर चर्चा हुई और फिर ये फैसला हुआ कि लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ विपक्षी सांसद नो कॉन्फिडेंस। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी। मतलब तैयारी पूरी है, खबर पक्की हो गई कि ये स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाएगा। त्रिपाठी जी, मतलब स्पीकर तो भाई न्यूट्रल आदमी होता है, अब स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव, ये तो अभी तक राज्यसभा में हुआ करता था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है तब भी तैयारी की गई थी लाने की, अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मामला तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का है। और अब सरकार और विपक्ष के बीच में जो पिछला 1 दशक बीता और ये वाला जो हुआ, ये लगभग तय है कि अब कोई संवाद की गुंजाइश नहीं है, कहीं कुछ बचा नहीं है। और लोकतंत्र में ये बहुत भयावह स्थिति होती है। मैं इसे भयावह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक दूसरे से बातचीत करने का खत्म हो जाए, हमने लोकसभा अध्यक्ष के केबिन में देखा जिस तरह की नारेबाजी और लगभग वो स्थिति हो गई थी। हमने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री की घेरेबंदी इस तरह से हुई जैसे कोई व्यूह रचना हो रही है, जैसे अभिमन्यु को घेरने का प्रयास हो रहा हो, जैसे कोई युद्ध की रचना हो रही हो। तो अगर ये स्थिति पहुंच गई है तो फिर ये कोई बहुत अस्वाभाविक या कोई अप्रत्याशित नहीं। अब सवाल यह कि क्या विपक्ष इससे कोई नया अपने पक्ष में किसी को खड़ा कर लेगा, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो ये सब कह रहे हैं, यानी नरवणे जी की पुस्तक, उसके जो संदर्भ हैं, उसके जो बयान हैं, वो उनके साथ नहीं खड़े होते। अब वहां बात तो गाड़ी आप बहुत आगे चले गए थे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप आपका कुछ मकसद होगा ना, क्योंकि अगर आपका यह मकसद है कि राहुल गांधी के लिए, तो वो देश नहीं स्वीकार करने वाला। 3 मुद्दे हैं। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरी, ये आपने गलत आरोप लगाया, और तीसरा भेदभाव करते हैं, हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, सत्ता पक्ष के माइक भेदभाव करते हैं। ये पहले स्पीकर से लेकर आज तक ये लगातार ये कहा ही जाता है कि भेदभाव करते हैं। इसमें कोई मतलब नई चीज नहीं है। महिला सांसदों ने इस तरह से घेराव किया, वो दिखा है, तो क्या जो दिखेगा वो भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोलेंगे? क्या उनके सामने जो नजर आ रहा है उसकी भी बात तो नहीं करेंगे? और अगर राहुल गांधी को न बोलने देने की बात है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो निजी तौर पर इस पक्ष में पहले दिन से था कि उनको बोलने देना चाहिए था जितना वो बोलना चाहिए, लेकिन पहले दिन के बाद दूसरे दिन जिस तरह की अकड़ दिखाई, जिस तरह से रवनीत बिट्टू को बोला, जिस तरह से पूरी पार्टी खड़ी रही, राहुल गांधी वाला सवाल भी खत्म। अब सवाल यह ना, कांग्रेस को मिलेगा क्या ये करके? एक सत्ता पक्ष की तरफ से एक रिएक्शन है, एलजेपी के सांसद है राजेश वर्मा, वो कह रहे हैं ये लाएगी कांग्रेस, ले आए, लेकिन अपने ही पतन का रास्ता ढूंढ रही है कांग्रेस। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी अगर कांग्रेस नहीं संभलेगी तो कांग्रेस, ये तमाम निर्णय कांग्रेस को खुद पतन पर ले जाने का एक बड़ा कारण बनेगी। इस बात को समझने की जरूरत है, ना आज के दिन में विपक्ष सदन को चलने दे रहा है और ना ही सरकार को देश हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सकारात्मक कोई सहयोग कर रहा है। और अब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और ये अविश्वास किस विषय पर लेकर आ रहे हैं? ये अविश्वास इस विषय पर लेकर आ रहे हैं कि ओम बिरला जी ने जब इस बात को कहा, जिस तरीके से सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयर तक विपक्ष की, जो कांग्रेस की हमारी बहनें हैं, जो हमारे साथी हैं, वो वहां पर आकर जिस तरीके से उस पर चढ़कर और झंडा और बैनर और विरोध दर्ज कर रहे थे, भाषाई मर्यादाएं लांघ रहे थे,
अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां होते और किसी तरीके का दुर्व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के साथ होता तो कहीं ना कहीं ये देश की गरिमा का सवाल था। तो प्रधानमंत्री जी का वहां नहीं आने देना, ये कहीं ना कहीं स्पीकर साहब ने देश के गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिया, ये अब देखें तो सवाल, आप कोई कदम उठाएंगे, राजनीतिक कदम उठा रही है कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन है, लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी, ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि ये बात जनता तक पहुंचे और जनता ये माने कि हाँ इनका मुद्दा ठीक है, तभी बात बनेगी ना कि भाई आप, हाँ राहुल गांधी की पार्टी जो कह रही है या राहुल गांधी ने जो कहा वो ठीक किया, स्पीकर गलत थे, हम सही थे, इसीलिए हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाना ठीक है। वो माहौल है क्या विजय जी? माहौल तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन स्पीकर के खिलाफ वो एक अपना वो बनाना चाहते हैं कि स्टैंड कि भाई ये स्पीकर जो हैं पार्शियलिटी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे अभी हर्ष जी ने भी कहा कि ज़्यादातर स्पीकर्स को लेकर ये कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। इवन 1954 में जीवी मालवंकर जो सबसे बड़े लोकसभा स्पीकर माने जाते हैं, उनके खिलाफ भी ये मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, रिमूवल नहीं है, क्योंकि नहीं, ये चर्चा तो हमेशा ही होती रहती है। वो राज्यसभा के सभापति को लेकर भी आपने देखा कि धनखड़ साहब थे तो वो लगातार होती रही, ये हुआ। फिर 1987 में बलराम जाखड़ जब स्पीकर थे तो सोमनाथ चटर्जी लेकर आए थे जो बाद में स्पीकर बने। तो ये कोई ऐसा नहीं है, और कोई भी स्पीकर हटा नहीं, क्योंकि उसका दूसरा प्रोसेस है। ये इम्पीचमेंट नहीं होता स्पीकर का, नो कॉन्फिडेंस मोशन या रिमूवल ऑफ स्पीकर का मोशन है आर्टिकल 94 में, वो अलग होता है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव वो सेम नहीं, वो नहीं है, सेम नहीं है। अच्छा। वो 74 में आर्टिकल 74, ये 94 है, जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की वो चाहिए परमिशन रिमूवल के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द हाउस नॉट इन प्रेजेंट सेंस, ओवरऑल स्ट्रेंथ की। नहीं, अब अविश्वास प्रस्ताव में अगर बहुमत मान ले है वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कह रहा हूं टेबल करने में कोई नहीं है, मान ले पास करा लेते अविश्वास प्रस्ताव, तो स्पीकर को नहीं हटना पड़ता? हटना पड़ेगा ना, लेकिन वो तो संभावना ही नहीं है ना, वो तो हाउस को करना पड़ेगा। और 2023 में भी स्पीकर के खिलाफ, बिरला साहब के खिलाफ ही अपोजिशन मोशन लाने के मूड में था, लेकिन वो नहीं लाया था। और अभी भी ये बात हो रही है, हो सकता है बाद में सेटल हो जाए कि नहीं करना। अभी तक तो खबर है सर, क्या हासिल होगा इससे कांग्रेस को? देखिए, विजय जी भी जिक्र कर रहे थे मावलकर जी के खिलाफ 1954 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो मिश्री साहब जब लेकर गए अविश्वास प्रस्ताव, तो नेहरू जी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। तो नेहरू जी ने हंसने लगे। नेहरू जी बोले, भाई आपके पास सदन में बहुमत नहीं है, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हो, आपका तो अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, आप क्यों लेकर आ रहे हो? मेरे पास, सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, सरकार के पास। तो जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, वो कह रहे साहब जो इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इतिहास में इस बात का जिक्र होगा कि नेहरू जी की पहली सरकार के जो पहले स्पीकर थे उसके खिलाफ ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, और ये मैं इतिहास में दर्ज कराना चाहता हूं। तो उन्होंने इतिहास में दर्ज करा दिया। उसके बाद 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, मधुली में लेकर आए थे, वह प्रस्ताव गिरा। उसके बाद 87 में बलराम जाखड़ के खिलाफ सोमनाथ चटर्जी लेकर आए थे, वो गिरा। तो 3 लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पहले सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और तीनों गिरा। और ये तय है कि भाई कभी भी आप अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लेकर आओगे तो वो गिरना तय। कांग्रेस लड़ाई बढ़ा रही है, कांग्रेस सत्ता पक्ष से, कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि वो पास नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं कि भाई हमको अभी स्पीकर के खिलाफ। मैं सवाल किया था ना, इतिहास में दर्ज कराने का मसला नहीं है, वो ये जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन क्या जनता भरोसा करती है? जनता क्या कांग्रेस के आरोप पे भरोसा कर रही है कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है? जोड़ देता हूं ना सर, जो मोदी जी ने कहा था, मोदी ने कहा था कि भाई जिस पर जनता का भी भरोसा नहीं है, जो जनता का विश्वास खो चुके हैं, वो सरकार के खिलाफ अविश्वास। राकेश जी? नहीं सौरभ भाई, मैं इसको सत्ता बनाम विपक्ष नहीं देख रहा, मैं तो इंडी गठबंधन के अंदर का झगड़ा देख रहा हूँ। तो सारी पार्टियां कह रही है हम आएंगे। नहीं सुनिए तो, कांग्रेस को टीएमसी के पीछे चलना पड़ा महाभियोग को लेके। एसआईआर को ममता बनर्जी ने छीन लिया और जिस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी जी ने मोर्चा खोला, उसके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी के पीछे आने के लिए मजबूर होना पड़ा कांग्रेस को। अब कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व तो ममता बनर्जी को स्वीकार करेगा? उसके लिए अब नया इशू बन गया है आपके स्पीकर का। स्पीकर को लेके अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडी गठबंधन राहुल गांधी के पीछे है। तो देखिए, सारा मैसेज का खेल है। जिस तरीके से उनके हाथ से इशू गया, अब वो एक नया इशू लाके राहुल को फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं इंडी गठबंधन के नेता के रूप में। इसलिए ये बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं
पारित ठीक है होगा और आपके बिरला जी भी कहीं हटने वाले नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं मैसेज इससे है इंडिया गठबंधन के अंदर का फ्रिक्शन वो ये और उजागर होगा। उजागर होगा, और उससे नहीं, उजागर होने के साथ साथ जो लीडरशिप की लड़ाई है जो ममता जी ने छीन लिया है, उस लीडरशिप की लड़ाई में राहुल गांधी को आगे करने का एक प्रयास है। चलिए सर देखते हैं। अभी तो खैर इस पर कांग्रेस की तरफ से औपचारिक बयान ये नहीं आया है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन इतना कहा गया, अभी आपने केसी वेणुगोपाल को सुना कि स्पीकर जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, हमारी नहीं सत्ता पक्ष की सुन रहे हैं। तो ये आरोप तो लगा दिया, अब देखिए कि क्या वाकई चिट्ठी उट्ठी साइन करा करके आज या कल में लाया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर मैं आपको बताता हूं। मोहन भागवत जी ने 2 दिनों की व्याख्यानमाला जो है वो मुंबई में दी थी, परसों और कल। उसमें सलमान खान, बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के लोग, उद्योग जगत के लोग, सभी लोगों को बुलाया गया था। और उसमें कल जो बातें उन्होंने कही उसमें 2 विषय खास थे, तो उनकी भी बात हम करते हैं। एक सवाल उनसे हुआ कि सब ब्राह्मणी क्यों बनते हैं या उच्च जाति के ही लोग सरसंघ चालक क्यों बनते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया उसका कि भाई ये कोई यहाँ इसके लिए पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता, एक सरसंघ चालक ही दूसरा नियुक्त करके जाता है, ये पद्धति है। और क्यों ऊंची जाति के बनते आए ज्यादातर अभी तक, इसका उत्तर उन्होंने दिया, वो आप सुनेंगे। उससे पहले उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो अब सरकार, बीजेपी या पूरा राइट विंग जो समाज है, दक्षिणपंथी समाज विचारधारा का, उसके अंदर ही अब एक बहस शुरू होगी कि वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने। 12 साल हो गए, अभी तो इस साल भी अभी पद्म पुरस्कार अनाउंस हुए ना, तो वीर सावरकर क्यों नहीं। पीवी नरसिम्हा राव, एलके आडवाणी, इनके अलावा प्रणब मुखर्जी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, सबको मिल गया। 10 लोगों को, भूपेन हजारिका, मोदी सरकार ने 10 लोगों वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाए। इसका जवाब उन्होंने जो दिया वो आप सुनिए। वो कह रहे हैं मैं उस समिति में नहीं हूं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, मैं उस समिति में नहीं हूं, मतलब मैं होता तो हो गया होता, दे दिया गया होता। और फिर कह रहे हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना ये उस पुरस्कार की गरिमा को और बढ़ाएगा अगर आप वीर सावरकर को दे देंगे तो। सुनिए। सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। अच्छा, अब ये सोचिए आप कितनी अनोखी बात है। इसी एक और सवाल हुआ था सरकार और संघ का, तो उन्होंने कहा हम सरकार नहीं चलाते, हमारे पास बहुत काम है, हम सरकार वाला काम कर ही नहीं सकते। हाँ, स्वयंसेवक सरकार में बैठा है, स्वयंसेवक सरकार में बैठा है, स्वयंसेवक सरकार का प्रधानमंत्री है, और सरसंघ चालक कहते हैं कि मिलना चाहिए भारत रत्न वीर सावरकर को और नहीं मिला। तो क्या मतलब है? क्या वीर सावरकर को भारत रत्न देकर के कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी? कोई ऐसी देश में माहौल पैदा हो जाएगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए? क्यों नहीं वीर सावरकर को? मैं शुरुआत किससे करूं यहां पर, मैं यही सोच रहा हूं क्योंकि सारे जो हैं संघ के अच्छे ज्ञानी लोग। राकेश जी आप बोलेंगे पहले? नहीं, पहले समीर जी। पहले समीर जी बोलेंगे। बोलिए समीर जी। अब समीर जी की तो मांग रही है वीर सावरकर को भारत रत्न मिले। नहीं, मिलना भी चाहिए था। जब महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की सरकार 4 बार प्रस्ताव पारित करके भेज देती है केंद्र सरकार को, मोदी जी को, कि सावरकर को देना चाहिए। चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का संगठन कहता है कि 2014 में सत्ता में आएंगे तो उसके बाद हम जरूर सावरकर को भारत रत्न दिलवाने के लिए दबाव डालेंगे। कांग्रेस की सरकार कभी सावरकर को भारत रत्न देगी नहीं। आज 16 साल हो चुके हैं। अगर आप टोटल देखें, अटल बिहारी जी के 5 साल पकड़ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पकड़ लीजिए, 16 साल में सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देगा, इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। आप प्रणब मुखर्जी को दे देते हैं, आप नरसिम्हा राव को दे देते हैं, आप भूपेन हजारिका को, चरण सिंह को, तमाम लोगों को आप देते हैं। और 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 लोगों को भारत रत्न दिया एक साथ। क्यों नहीं देते सावरकर? लेकिन सावरकर समस्या मुझे लगती है या तो यह है कि सावरकर को अगर आप भारत रत्न दे देंगे और हेगड़ेवार जी को नहीं देंगे, संघ के संस्थापक को, तो यह माना जाएगा कि भाई सावरकर का हिंदुत्व जो है वो संघ के संस्थापक केशव भले दोनों को तो दे सकते हो, तो बड़ा हिंदुत्व है। तो आप दोनों को आप देंगे, संभव नहीं एक साथ दोनों को देना। अगर किसी एक को दे देंगे तो दूसरे से बड़ा माना जाएगा। चरण सिंह जी को उनको 5 लोगों को, पॉलिटिशियंस को, मैं कह रहा हूं पॉलिटिशियंस को मिल सकता है, फ्रीडम फाइटर को नहीं मिल सकता। तो अमित शाह जी भी कह चुके थे कि भाई देंगे हम, लेकिन 15 साल अगर हो जाते हैं टोटल मिलाकर, 11 साल से लगातार नहीं दे पा रहे, तो मुझे लग रहा है कि विचारणीय प्रश्न है कि क्यों। कोई वजह है इसके पीछे। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने देखिए क्या कहा सरसंघ चालक के इस बयान पर कि वीर सावरकर को मिले भारत रत्न। खूबी के लिए, कौन सी खूबी के लिए? भारत को और पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए कि उन्होंने पहले देश के अंदर द्विराष्ट्र की जो परिभाषा दी थी वो पहले सावरकर साहब ने दी थी
हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराने की जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी। जो कह रहे हैं कि भाई ये तो भारत के बंटवारे का पहला विचार जो है वो वीर सावरकर ने दिया था, इसलिए उनको दिया जाए भारत रत्न, और क्यों नहीं देती भाजपा? नहीं तो बोलिए बत सर त्रिपाठी जी। देखिए, भाजपा तो क्यों नहीं देती उसका सबसे बड़ा द्वंद्व दिखता है कि कई बार उनको लगता है कि सावरकर इतने बड़े व्यक्ति थे और अब इतने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है तो क्या अब देना उचित रहेगा। दरअसल संघ भाजपा के भीतर यही द्वंद्व है और कोई द्वंद्व नहीं कि लेट हो गए उनको किसी कंट्रोवर्सी से कोई बहुत नहीं है, और ये भी कोई उसमें नहीं है कि सावरकर को दे देंगे, किसको नहीं देंगे या किसको दे दिया उनके बाद। मूल ये है कि क्या अब देना ये ठीक रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कोई देश समाज अपने उन नायकों को सम्मान के तौर पर देता है तो ऐसा नहीं कि कोई कालखंड तय है कि अच्छा इस सन में मिला कि नहीं, 60 के दशक में मिला कि नहीं। वीर सावरकर को, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न होना ही चाहिए, इसमें कोई बट नहीं है। और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार को भी भारत रत्न होना चाहिए, जिस व्यक्ति ने दुनिया का एक ऐसा संगठन बना दिया जो भारत के मूल को पहचानने में हिंदू एकत्रित दोनों को मिले, दोनों को भारत रत्न देना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। आज बोले हैं सरसंघ चालक वीर सावरकर को मिले, अगर अच्छा जो उन्होंने कहा कि ये लगता है कि लेट हो गए, अब तो बात बहुत पुरानी हो गई, तो फिर वो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा भारत रत्न का मान बढ़ेगा सावरकर को मिलने से। वाजपेयी जी, मतलब बीजेपी के नेताओं में वाजपेयी जी की कहां शुमार होते हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी क्या कहते थे जरा सावरकर के बारे में ये सुन लीजिए आप एक बार। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन। अब ये भाषण अभी प्रोग्राम में हमने निकलवाया, मेरी मदद की विजय जी ने, ये बयान, ये वाला भाषण सावरकर, क्यों पता लगे कि बीजेपी के भी टॉप मोस्ट लीडर क्या सोचते थे सावरकर के बारे में, संघ क्या सोच रहा है आज उन्होंने बता दिया। फिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल से सावरकर को भारत रत्न नहीं दे रही है? सर क्या है वजह? देखिए, वाजपेयी जी का तो ये भाषण बहुत चर्चित अमर भाषण है सावरकर को लेकर। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही तो उन्होंने सावरकर पर स्टैंप जारी किया, पोस्टल स्टैंप। मसूद साहब को शायद जानकारी, वसंत साठे आईएनबी मिनिस्टर थे, और वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और सोमनाथ चटर्जी उस समय तक स्पीकर बन रहे थे, तो वहाँ पर संसद के सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगी सावरकर की। ये फैक्ट्स के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मोदी सरकार ने 10 लोगों को भारत रत्न दिया है पिछले 11 साल में, 11 साल में 10 लोगों को, और उसके बाद भी अगर सावरकर को नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कोई तो द्वंद्व होगा। ये लॉजिक तो नहीं हजम होता कि और जिनको दिया है वो कौन से नए लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर हो या चरण सिंह हो, उनकी डेथ हुए भी जमाना बीत गया। सावरकर तो अभी तक लोग ये कहते थे आरएसएस और सावरकर की विचारधारा नहीं मिलती, आरएसएस और सावरकर की विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन तो आज तो सरसंघ चालक ने मांग। हाँ, लेकिन मैं सरसंघ चालक पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या किसी संघ कार्यालय में सावरकर की तस्वीर है? क्या संघ सरसंघ चालक को यह बताना चाहिए कि जो सावरकर का हिंदुत्व है क्या संघ उसे मानता है? अलग अलग हैं दोनों के, दोनों बिल्कुल अलग अलग है जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है। और हेडगेवार का हिंदुत्व और सावरकर का हिंदुत्व मेजर फर्क है। ये तो फिर सरसंघ चालक मांग कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और कोई दफ्तर बता दीजिए मुझे एक भी संघ का जिसमें तस्वीर सावरकर की लगी हो। आपने अलग बात बता दी। बीजेपी के लोग तो सावरकर की तस्वीर लगाते हैं, अमित शाह जी के घर पर अमित शाह जी की तो फोटो ही सावरकर की नितिन गडकरी के ड्राइंग रूम में लगी। संघ वाले नहीं लगाते, संघ वाले नहीं लगाते, संघ के किसी दफ्तर में नहीं लगती। और संघ का हिंदुत्व और सावरकर का हिंदुत्व अलग अलग है। यदि एक हो तो फिर एक बयान मुझे और सुनाना है, आप कुछ कह रहे हैं? एक लाइन सिर्फ, ये जो
विजय जी कह रहे हैं कि संघ और सावरकर का हिंदुत्व अलग है, तो हिंदुत्व को कई तरह से लोगों ने परिभाषित किया, लेकिन आज संघ के तो नहीं समय मानता ना, नहीं, सावरकर मैं के बता रहा हूं, मानता है ना। नहीं मानता। सरसंघ चालक के बयान के बाद आप कह रहे हैं नहीं मानता है। सरसंघ चालक कह रहे हैं कि अगर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा तो उसका सम्मान बढ़ेगा। अब या तो सरसंघ चालक को माने या हम अपनी आपकी और अपनी बात करें, लेकिन उसके आगे मैंने भी संघ के कार्यक्रमों में सावरकर के बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े चित्र देखे हैं। अच्छा। उनके ऊपर उपलब्ध सारे ग्रंथ संघ कार्यालयों में उपलब्ध हैं। ये ठीक बात है कि कुछ विषयों में संघ और सावरकर के विचार, चलिए अब तो ये बहस चल पड़ी ना। संघ चालक करें तो हमें कोई मानना पड़ेगा। एक बात सर एक बयान और सुना लेते हैं, फिर समय भी नहीं रहेगा ज्यादा। भाई उच्च जाति के ब्राह्मण ठाकुर यही क्यों हुए जो है अभी तक सरसंघ चालक, संघ प्रमुख? इसका जवाब भी दिया उन्होंने, सुन लेते हैं। सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार। आगे उन्होंने कहा कि भाई अब कोई भी हो सकता है, SC ST समाज का भी हो सकता है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जाति हमारे लिए क्राइटेरिया ही नहीं है। एक सरसंघ चालक दूसरे की नियुक्ति करके जाता है जाते हुए, और वो केवल ये देखता है कौन काम कर सकता है, हम और कुछ नहीं देखते। फिर उस क्रम में सारी ऊंची जाति क्या है तो भी ठीक, उस क्रम में कोई और जाति का आ जाए तो भी ठीक। सर ये बात कहने की है या बस एक कमेंट लेकर? सिर्फ एक लाइन। सरसंघ चालक जी कह रहे हैं वो संघ के लोगों को और भाजपा के लोगों को ध्यान में रहे कि नियुक्ति करते वक्त ये न सोचें, वो कह रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से करते हैं, नियुक्ति में न सोचें फलाना जाति वाले को इस क्षेत्र में रख दे, फलाना जाति वाले को इस पद पर रख दे। ये भी सबके ध्यान में। ये जो उन्होंने थ्योरी बताई है प्रैक्टिकल भी यही है ना? है। इसलिए है कि आप अभी भी देखिए कई सहस्र कारवां हैं जिनके नाम के पीछे जाति नहीं लिखी है। कृष्ण गोपाल जी किस जाति के हैं, अरुण कुमार जी किस जाति के हैं, आलोक कुमार जी किस जाति के हैं। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने नाम के लास्ट में सरनेम, लेकिन संघ में बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं। एक परंपरा ये है। दूसरी परंपरा संघ में ये है कि वहाँ नाम के साथ ही संबोधन किया जाता है। यानी कोई छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होगा तो मोहन जी ही बात करेगा। तो एक दिन कोई दूसरी जाति का, पिछड़ी जाति का क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें जो है कोई ऐसा आरक्षण पद्धति नहीं कि ब्राह्मण और राजपूत ही होगा। लेकिन जो दिखता है वो तो अलग है ना। जो दिखता है तो उसमें नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी तो उन्होंने बताया कैसे।